दोस्तों नमस्कार। आजकल आप लोग टीवी चैनल्स पे और यूट्यूब पे या बाकी सोशल मीडिया पे हमास और इजराइल की लड़ाई के सीन देख रहे होंगे। जो भी चीज आप सामने कैमरे के सामने देखते हैं वो सब एक बड़े प्लॉट के एक्टर होते हैं। उस पूरे थिएटर को मैनेज करने के लिए उसके पीछे कुछ स्क्रिप्ट राइटर और कुछ डायरेक्टर भी होते हैं। अभी तक जितना हमने देखा वो सिर्फ एक्टर्स को देखा। इसके पीछे एक्चुअली है कौन? क्या हमास, जिसको ये पता है कि इजराइल एक बहुत ही शक्तिशाली देश है और उसके आगे हमास के फाइटर टिक नहीं पाएंगे, क्या वो इतनी बड़ी गुस्ताखी कर सकता है जस्ट बिकॉज इसलिए कि वहां पे एट्रोसिटीज हो रही हैं या उनको वहां पे नाकेबंदी में रखा जा रहा है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं दिया जा रहा है? क्या इस बात से इतना बड़ा कदम हमास उठा सकता है? और वो कदम जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व हों। अगर ये कहा जा रहा है कि 5,000 रॉकेट 20 मिनट में छोड़े गए हैं, तो 5,000 रॉकेट बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो कहां से आया? क्योंकि गाजा पट्टी में तो कोई फैक्ट्री है नहीं जो मेटल बनाती हो या जो एक्सप्लोसिव बनाती हो या प्रोजेक्टाइल्स बनाती हो या किसी तरह का लॉन्च पैड बनाती हो। तो ये कहां से आई? इसके लिए पैसा किसने दिया? और ये कोई खिलौने तो है नहीं, इनके पीछे ट्रेनिंग भी हुई होगी। और ट्रेनिंग कोई छोटी मोटी नहीं, काफी लंबे समय तक प्लान हुआ होगा, लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई होंगी, उनकी ट्रेनिंग होगी और इस पूरे काम में जितने लोग इन्वॉल्व थे उनका खर्चा। ये कोई आसान काम नहीं है। इसलिए दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरे खेल के पीछे जो हमास हमको दिख रहा है ये तो एक खिलौना है, निश्चित रूप से एक बिगड़ा हुआ खिलौना। जैसा हम अक्सर बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप मशीनों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आप जो आउटपुट है उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब आप ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आप ब्रेन वॉशिंग से उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था कि ब्रेन वॉशिंग कैसे होती है, और अगर आप लोग देखना चाहें तो मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने डिटेल में बताया था कि कौन कौन से कदम कैसे कैसे उठाए जाते हैं ब्रेन वॉशिंग के लिए। आज अगर हमास के लड़ाकों की ब्रेन वॉशिंग की गई है, और ब्रेन वॉशिंग के लिए आपको एक मुद्दा चाहिए, और मुद्दा होता है इमोशनल, और इमोशनल मुद्दे में सबसे पहले आता है रिलीजियस सेंटिमेंट्स, और इसी को भुनाते हुए हमास के लड़ाकों को भड़काया गया और इजराइल पे आक्रमण कराया गया। दोस्तों अगर ये नॉर्मल आक्रमण होता तो मैं बात समझ सकता था, लेकिन जिस तरह से हमास के लड़ाकों ने कत्लेआम किया, बच्चों से महिलाओं से जो जातियां हुई और जिस तरह से जलाया गया, वहां पे अत्याचार किए गए, ये भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि अगर सिर्फ रॉकेट दाग के बैठ जाते तो मुद्दा शायद 2 3 4 5 6 महीने में रिजॉल्व हो जाता, क्योंकि इसके बाद एक पीस कीपिंग फोर्स आती, दोनों लोगों को टेबल पे बुलाया जाता, यूएन का इंटरवेंशन होता, बाकी कुछ और लोग आते और कहा जाता कि भाई आज के बाद आप ये नहीं करेंगे, और कुछ और सैंक्शंस और इंस्पेक्शंस के प्रावधान किए जाते ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, और मुद्दा शांत होता, लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती। लेकिन जिस तरह से लोगों पे अत्याचार हुए वो भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब लोगों की हत्याएं होती हैं, और इजराइल जैसे देश में जो अपने एक सोल्जर के लिए 100 आतंकवादी छोड़ सकता है, अगर उनके यहाँ 1200 लोग मार दिए जाते हैं, आपको क्या लगता है ये घाव इजराइल का अगले 50 साल तक भर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। इसका मतलब यह है कि अगले 50 साल तक इजराइल और उसके आसपास रहने वाले आतंकवादी गुटों के बीच में संघर्ष जारी रहेगा। अगर ये लंबा संघर्ष जारी रहता है तो दोस्तों अब मुद्दे की बात ये आती है कि फायदा किसका होता है। हम आज जो परिस्थितियां हैं पहले हम उसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस समय दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं उनमें कौन से एक्टर्स हैं और उनका क्या इस पूरे घटनाक्रम से कुछ लाभ होगा।
सबसे पहले हम चलते हैं यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर। इस समय पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, नाटो, अमेरिका और उनके मित्र देश इस समय पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं, यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं, पैसों का, हथियारों का, वगैरह वगैरह। इससे रशिया चिंतित है क्योंकि अब सर्दियां आ गई हैं और ज्यादा अगर रीइंफोर्समेंट किया जाता है तो निश्चित रूप से सर्दियों में जहां पे भयंकर सर्दी पड़ती हो वहां पे सप्लाई लाइंस को मेंटेन करना, आर्मी को सस्टेन करना और लड़ाई जारी रखना बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता है। सियाचिन का एग्जाम्पल हमारे पास है। कश्मीर में सर्दियों में किस तरह से चुनौतियां बढ़ जाती हैं वो हमारे सामने एग्जाम्पल है। दूसरा भयंकर मुद्दा आता है इस समय, वो है चाइना का। दोस्तों, चाइना ने करीब 125 बिलियन डॉलर अपने बीआरआई प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किए। बीआरआई प्रोजेक्ट क्या है आपको पता होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके माध्यम से चाइना ने पूरी दुनिया में जो छोटे छोटे देश हैं उनको ये कह के पैसा देना शुरू किया कि मैं आपको लोन दे रहा हूं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। इससे पूरी दुनिया में एक दूसरे से जोड़ने का कार्यक्रम बन जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा जिससे ट्रेड बढ़ेगा और ट्रेड के साथ साथ आपके यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए चाइना ने बहुत सारे देशों को 125 बिलियन डॉलर के आसपास उधार दिया है और चाइना को भी ये पता है कि ये उधार वो वापस नहीं कर सकते और टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अगर वो पैसा वापस नहीं करेंगे तो वो या तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना का हो जाएगा या बदले में उनको कोई ना कोई और महत्वपूर्ण एसेट चाइना के हवाले करना होगा ऑन ए कंपनसेटरी बेसिस। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि चाइना की पकड़ बहुत सारे देशों में अंदर तक हो जाएगी, जो पूरी दुनिया में एक पॉलिटिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा और प्लेयर आता है ईरान। ईरान और सऊदी अरेबिया की राइवलरी आपको पता है और जिस तरह से सऊदी अरेबिया ने पिछले कुछ सालों में अपने यहाँ बदलाव किया है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से जुड़ने की कोशिश करी है, उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्टर्न यूरोप कॉरिडोर। G20 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा हुई जो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आई और चाइना ने पूरे G20 का बायकॉट भी किया और उसका कारण था कि भारत और बाकी देशों में बढ़ता हुआ आर्थिक संबंध और जिस तरह से बीआरआई का जो अल्टरनेट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जो इजराइल होकर निकलता है, ये एक बहुत बड़ा झटका था चाइना के लिए। अब इन सारी घटनाओं को आप एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करिए। अगर आज इजराइल में झगड़ा होता है और इजराइल को युद्ध में लाने के लिए क्या तरीका है, सबसे बड़ा तरीका है कि आप वहां पे हमला करें, क्योंकि इजराइल चुप नहीं बैठेगा, ये उसकी अपनी एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप सिंपल हमला करके बैठ जाते, 150 मिसाइल छोड़ देते, वो भी 150 बम गिरा देते और मामला ठंडा हो जाता, इससे मुद्दा सॉल्व होने वाला नहीं था। जितने भी ये हमास के पीछे एक्टर हैं वो ये चाहते थे कि ये लड़ाई लंबी चले और इजराइल एक नया दुनिया का प्लेग्राउंड बन जाए जिससे पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इजराइल के साथ खड़ा होगा, मतलब उनका फोकस यूक्रेन से हटेगा। रशिया को ये सूट करता था। जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है वो इजराइल से निकलता था। अगर इजराइल में डिस्टरबेंस होता और उसके आसपास आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं और होती रहेंगी अगले कई सालों तक, तो ये कॉरिडोर वायबल नहीं होगा। इससे चाइना का फायदा है। और अगर मिडिल ईस्ट में इस तरह का हंगामा होता रहा तो ये जो कॉरिडोर निकलने वाला था सऊदी अरेबिया और दुबई के रास्ते, इजराइल होते हुए यूरोप जाने वाला था, इससे ईरान अलग थलग पड़ जाता, सऊदी अरेबिया में और डेवलपमेंट आता, वहां पे और पावरफुल, मैं ये कहूं कि इन्वेस्टमेंट्स आते, वो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली सऊदी और पावरफुल होता, जो ईरान को सूट नहीं करता था। तो जब कॉरिडोर नहीं बनेगा तो सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे, सऊदी अरेबिया वही करेगा जो आज तक करता रहा।
और वहां पे भी डेवलपमेंट रुकेगा। ये ईरान को भी सूट करता था, ताकि सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस रीजन में ना बढ़े। तो इसमें रशिया का फायदा, चाइना का फायदा, ईरान का फायदा, और जो हमास है वो ईरान के क्लोज है, हिजबुल्लाह है वो ईरान के क्लोज है। इसका मतलब जो टॉयज थे, जो आतंकवादी ग्रुप थे, जो ब्रेन वॉश्ड ग्रुप थे, जिनको रिलीजन के नाम पे और किसी और नाम पे ईरान और वहां के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसने उनको तैयार किया, ये सारी चीजें जब लंबी लड़ाई चलेगी इजराइल में तो सबके लिए कहीं ना कहीं इसका फायदा दिख रहा है। चाइना का 125 अरब डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट नहीं होगा। अगर 125 अरब डॉलर को बचाने के लिए चाइना को अगर 1-2 अरब डॉलर खर्चने पड़ गए और हिजबुल्लाह जैसे लोगों को हथियार देने में सहायता कर दी तो कोई बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है। अगर इस पूरे खर्चे में अगर यूक्रेन से दिमाग हट के इजराइल पे आता है वेस्टर्न पावर का और यूक्रेन को इग्नोर किया जाता है टाइम बिंग, तो रशिया के लिए बहुत बड़ा रिलीफ हो जाता है। और ईरान का अपना एजेंडा है, जो ईरान अपने यहां से भी साल का 120 बिलियन डॉलर तेल एक्सपोर्ट करता है। अगर नए कॉरिडोर में हाइड्रोजन गैस पाइपलाइंस आ जाती, बाकी चीजें हो जाती, तो ईरान की इकोनॉमी में फर्क पड़ सकता था। इसीलिए इजराइल को गर्म करना, वहां पे लंबे झगड़े के लिए शुरुआत करना और हमास का उसका इस्तेमाल करना एक सोची समझी रणनीति थी। तो दोस्तों, जो आज आपको सामने दिख रहा है, ये हमास को भी पता था कि वो इजराइल के आगे टिक नहीं सकता। लेकिन जब आप वहां के लीडर्स का ब्रेन वॉश करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको हर तरह का संरक्षण देते हैं, तो वो लीडर जो अपने नीचे प्यादे तैयार करते हैं, जो आम आदमी होते हैं, जो इतना डिटेल में नहीं सोच पाता, वो लड़ाकों के रूप में जैसा वो कहते हैं वैसी वो कार्रवाई करते हैं। और ये लीडर आपको मिलेंगे इस समय, जितने उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, कोई भी इनका बड़ा लीडर इस समय वेस्ट बैंक में या वहां पे गाजा पट्टी में नहीं होगा। या तो वो ईरान में होंगे, या दोहा में होंगे, या कहीं और बैठ के वहां से ऑपरेट कर रहे होंगे। उनकी जिंदगी सुरक्षित है, लेकिन गाजा पट्टी तबाह हो जाएगी। और जब तक वो तबाह रहेगी, वहां पे रेजिस्टेंस रहेगा, पॉलिटिकल टेम्परेचर बॉयल रहेगा, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे और पूरी दुनिया में हंगामा होता रहेगा। तो जो इसके घटना के पीछे जो एक्टर्स हैं, उनका काम हो गया। अब उनको पता है कि अगले 15, 20, 25 साल तक अब ये मुद्दा आसानी से रिजॉल्व होने वाला नहीं है। और अगर सऊदी अरेबिया अब आगे बढ़ता है इजराइल के साथ, तो ईरान ये कहेगा कि ये एंटी मुस्लिम है, तो सऊदी अरेबिया के खिलाफ एक जनमत तैयार करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, जो आंखों के सामने दिखता है, जो एक्टिंग हो रही है, जो पर्दे पे दिख रहा है, जो घटनाक्रम दिख रहा है, उसके पीछे उसके स्क्रिप्ट राइटर्स और उसके डायरेक्टर्स को जब तक आप नहीं समझेंगे, इस पूरी घटनाक्रम की गंभीरता को समझना मुश्किल होगा। आपका क्या कहना है दोस्तों, कि क्या हमास ने सिर्फ इमोशंस में आके आक्रमण किया इजराइल पे, ये जानते बूझते कि वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे, या इसके पीछे और कोई घटनाक्रम है या कुछ और लोग हैं? आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए, अपना असेसमेंट लिखिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी नई घटनाएं होंगी। कुछ और इंटरेस्टिंग डायमेंशंस हैं, अगले वीडियोस में मैं आपके साथ उस पर भी चर्चा करूंगा। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप अपना ध्यान रखिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक वंदे मातरम।